हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट का। तो लुसेंट से अलावे कुछ एक्स्ट्रा ही मैं बता दे रहा हूँ। लुसेंट में हम क्या अभी डिस्कस कर रहे थे, पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे। पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, बुक देखो, बुक मेरे पास है। ऐसा नहीं बोलोगे आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि यार भैया बुक से ही सिर्फ कराओ। तो बुक तो है ही, लेकिन बुक में ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दिया है, तो हम ट्राई करते हैं। और पूरा पूरा नहीं दिया है तो हम सोचते हैं कि यार जब कर ही रहे हैं तो पूरा समझा ही क्यों ना दे, आपको कुछ डाउट वाउट ना रह जाए। तो इसलिए मैं बुक मेरे पास है, सामने देखो, अभी आपका बुक रखा हुआ है। तो मैं इसमें भी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि तो मैंने ध्यान रख के बनाया है यहाँ पे एकदम शॉर्ट में, क्योंकि समझाना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए चलिए, आप लोग थोड़ा देखो। सबसे पहले हमने क्या करवाया था, हमने क्वालिफिकेशन तक करवा दी थी। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। तो समझे, सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते थे, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम डिसक्वालिफिकेशन समझते, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। रिसेस, एडजर्नमेंट, ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात की थी, तो क्वालिफिकेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, एज देखा था। क्लियर, एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब देखा था कि अगर वो बाहर देश के किसी देश का सिटीजन ले लेंगे तो उसका टर्मिनेट हो सकता है। अब देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन। अब बोलोगे सर डिसक्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ दिया है, सिर्फ संविधान में दिया गया है? नहीं, संविधान के अलावे दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसके अलावे दिया है 10th शेड्यूल में। क्लियर, तो काफ़ी जगह डिसक्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में डिस्क्वालिफिकेशन क्या 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 प्रावधान है। संविधान में सबसे पहले प्रावधान दिया है कि भाई एज होना चाहिए 30 साल राज्यसभा के लिए और 25 होना चाहिए लोकसभा के लिए। आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना बैठे हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर। और उसके अलावे देखो, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं उससे पहले जब हमारा नॉमिनेशन होता है तो उस समय हमें ओथ लेना होता है, शपथ लेना होता है। किसके सामने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के सामने। ओके, इतना क्लियर है। उसके अलावे संविधान एक पॉइंट ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए कोई कानून बना सकते हैं। तो फिर पार्लियामेंट को मौका मिल गया। तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत बहुत सारे कानून बनाए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कानून दिया है। ध्यान देना, आपके बुक में सारा दिया हुआ है, कुछ कुछ नहीं दिया गया है, वो हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि एज दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि पार्लियामेंट बना सकता है, अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड कब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और एक और चीज दिया है कि अगर अनसाउंड माइंड है, जैसे अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स है कोर्ट के हिसाब से, ध्यान देना, कोर्ट के हिसाब से अगर किसी बंदे का माइंड साउंड नहीं है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। और एक और चीज़ मैंने बता ही दिया कि अगर वॉलंटरली वो किसी और देश का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो भी उसको हटा दिया जाएगा, ये भी है। और ये भी मान लो, ये भी मैंने बताया। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के किसी कानून के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो भी जायज होगा, गलत नहीं होगा। तो यानी संविधान भी ये बात बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है। क्लियर। और एक और चीज, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, कोई भी डिस्प्यूट हो, ध्यान देना, कोई भी डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। लेकिन 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 प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। इनका डिसीजन, ये इनसे पूछेंगे और फिर ये डिसीजन देंगे, तो इनका डिसीजन फाइनल, यही लिखा हुआ है इन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। ध्यान देना, प्रेसिडेंट्स डिसीजन। इसके सीधा लाइन देखे तो हम लिखेंगे इज फाइनल, मान ला। सिंपल आगे देखे, इन द डिस्प्यूट, कोई भी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो तो क्या होगा? कोई भी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन उसमें एक और लाइन जुड़ा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब प्रेसिडेंट अपना मन है तो वो क्या करेंगे, मन है नहीं, उनको लेना ही होगा। किन से? ओपिनियन लेना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब रोपा में क्या क्या दिया हुआ है, रोपा में कुछ पॉइंट दिया है, वो सब देखते हैं।
चलिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, रोपा में दिया हुआ है क्या क्या। रोपा में सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है कि कोई अगर डबल मेंबरशिप है, डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होगा, या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बन गया, ध्यान देना। सेकंड हो सकता है अगर 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 कोई सिटिंग मेंबर है, राज्यसभा का सिटिंग, लोकसभा का सिटिंग मेंबर है, फिर से चुना हो गया, इलेक्शन में खड़ा हो गया। अगर कोई 2 सीट से इलेक्ट हुआ है, लोकसभा के 2 सीट से इलेक्ट हुआ है, या कोई अगर एमपी भी बन गया, एमएलए भी बन गया। ऐसा कब हो सकता है, जब पहले नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था। आगे भी अगर किसी देश के इलेक्शन, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही साथ साथ आसपास अगर किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तो दोनों सीट पे कोई जीतता है, तब क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर कोई बंदा राज्यसभा के मेंबर है फिर लोकसभा पे चुना गया, तो उसके पास ऑप्शन है 10 दिन का, 10 दिन का ऑप्शन है। 10 दिन में अगर खाली नहीं करेगा ना, तो राज्यसभा वाला सीट गया। सेकंड क्या है, अगर वो क्या होगा, लोकसभा का है, मतलब ऑलरेडी मेंबर था और फिर से इलेक्ट हो गया, तो अगर इन दोनों में से मान लो क्या होगा, इनका पहला सीट अपने आप वैकेंट हो जाएगा। चुन लो जल्दी से, नहीं तो अपना सीट, पहला सीट गए। सेकंड है, अगर 2 सीट से इलेक्ट हुए तो पहले क्या करो, एक सीट चुनो जिस जो मन है। जैसे पीएम मोदी जी चुनते हैं, एक गुजरात से भी खड़े होते हैं और एक वाराणसी से भी, तो वाराणसी वाले को चुन लेते हैं, तो पहला वाला वैकेंट, पहले वाले पे फिर से चुनाव होगा। अगर कोई एमपी और एमएलए दोनों बनता है, तो उसका रिजाइन करना होगा 14 डेज के अंदर, नहीं तो पार्लियामेंट वाला सीट वैकेंट हो जाएगा। रिजाइन कर दो जल्दी से, क्योंकि आपको लगता है ईमेल वाला सीट थोड़ा सस्ता है, तो इसको रिजाइन कर दो, ये बने रहोगे, नहीं तो यही वाला खत्म हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन दिया है रोपा में, वो हमने देख लिया। अब डिस्क्वालिफिकेशन दिया है किसमें, 10th शेड्यूल में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल वाला डिस्कस कर लेते, क्योंकि इस पर इतने सारे क्वेश्चन आए हुए ना कि आपको क्या बताऊं। 10th शेड्यूल, ये देखो आपके बुक में 10th शेड्यूल के बारे में एक भी लाइन नहीं दिया है। कितनी कितनी बड़ी बात है, मतलब देना चाहिए था। क्लियर, नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10th शेड्यूल बात किसका करता है, पहले लोग नहीं ऐसा करते थे कि यार वो पार्टी मुझे पैसा दे रही, आया राम गया राम वाला जो सिचुएशन होता था, वो पार्टी मुझे पैसा दे रही, दल बदलू जो लोग होते हैं, कुछ लोग दल बदल लेते हैं। तो दल बदलू लोगों को कैसे रोका जाए, अगर मान लो हम ऐसा कानून बना ले कि अगर आप जीतने के बाद अगर पार्टी बदलते हो, किस लिए, पैसा दे रहा है पार्टी बदल लिया। मान लो एग्जांपल लेते हैं, 2 पार्टी, एक ए पार्टी है, बी पार्टी है, चाहिए 100 मेजोरिटी के लिए, 100 मेंबर चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो सरकार बना सके। इसके पास है 98 और इसके पास है मान लो 102, कुछ भी, क्योंकि तभी तो 100 बनाने, मतलब इसके पास है मान लो, इसके पास है 99, दोनों में से कोई नहीं बना सकता। अब क्या कर रहा है, बी इसमें से कुछ मेंबर को कर रहा है कि यार आओ तुम्हें 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आ जाएगा आराम से दौड़ के। लेकिन ये अगर मान लो अगर ऐसा कोई कानून, देखो तो आपको क्या कर रहा है, इस बंदे की, इसमें से दो बंदे जा रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, सीधा उठ के चला जा रहा है पैसा के कारण। मतलब जो बंदों ने, जो इंसान ने उनको वोट दिया, उनकी वैल्यू तो समझो। अगर उनकी वैल्यू नहीं समझोगे तो इसका मतलब कोई ना कोई कानून बनाना होगा। तो 10th शेड्यूल का कानून बना था कब, 1985 में। क्लियर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में। क्लियर, इसमें क्या था कि अगर कोई बंदा, ध्यान देना इसमें 4-5 पॉइंट है, ध्यान रखना, कोई बंदा अपना वॉलंटरली गिव अप करता है अपनी पार्टी को, जिससे वो इलेक्ट होके आया, तो उसका गया, एमपी वाला सीट भी गया। सेकंड है, अगर कोई अपनी पार्टी के अपोजिशन में वोट देता है तो भी गया। नेक्स्ट है, अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ा है, यार किसी पार्टी में मुझे सीट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद अगर मैं किसी पार्टी में मिल गया तो मेरा गया, सीट गया, एमपी ही नहीं रहा मैं। क्लियर, उसके बाद फोर्थ है, अगर मुझे नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेट किया गया तो 6 मंथ के अंदर मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना है। 6 मंथ के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर देंगे ना, तो गए, तो हम गए। मतलब 6 नहीं तो उसका 6 मंथ में आप ज्वाइन नहीं किया तो फिर कभी मत करो, लेकिन 6 मंथ के अंदर ज्वाइन किया तो आप गए।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप लोग इसमें इसमें क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अगर आपका मान लो 2/3 पार्टी, आपके पार्टी में जितना मतलब जितने पार्टी जितने लोग जीते हैं उसका 2/3 किसी से ज्वाइन कर देता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मर्जर बोलेंगे, और ये डिटेंशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। मान लो आप लोग जीते हो 33 सीट, 22 लोग जाके मिल लो ना, नहीं हो, फिर नहीं होगा डिटेंशन की कैटेगरी में, ये है। क्लियर? हाँ, और क्या क्या पॉइंट लिखा है ये तो हमने देख लिया डिटेंशन वाला। उसके बाद एब्सेंस, अगर कोई 40 डेज बिना परमिशन के लिखा हुआ है, द हाउस कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ द मेंबर एबसेंट हिमसेल्फ फॉर ऑल मीटिंग ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस। तो गए, उसका सीट वैकेंट हो गया। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि 4 से ज़्यादा एडजर्नमेंट वाला जो डे होता है ना, वो काउंट नहीं होता, ये उतना ज़्यादा हमसे पूछा नहीं जाएगा। और भी है कि अगर आप प्रेसिडेंट चुने गए, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर चुने गए, तो भी आपका सीट वैकेंट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका इलेक्शन भी नल एंड वॉइड करा दिया गया कि यार इलेक्शन में धांधली की है, नल एंड वॉइड करा दिया गया, तो भी आपका सीट गया। तो यही सब है। क्लियर? ओथ एंड अफर्मेशन जीतने के बाद अगर हाँ चलो, इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम, हाँ, इनका सैलरी वगैरह पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है, पेंशन वगैरह सब कुछ। चलो, इतना क्लियर है। अब देखते हैं ये अपना सीट वैकेंट कब करेंगे। देखो, अब हम पहला टॉपिक सीट कब वैकेंट करते हैं, इसमें देख लेते हैं आपके बुक में और क्या क्या दिया हुआ है जो हमें डिस्कस करना है। डिस्क्वालिफिकेशन वाला हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं, अब आपके बुक में दिया हुआ है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उसके साथ दिया हुआ है क्या? उसके साथ दिया हुआ है वैकेंट वगैरह बस वाला सीट। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम वैकेंट वाला डिस्कस करेंगे। चलो, इसको हटाते हैं, ध्यान से देखना कुछ भी छूटेगा नहीं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा को प्रेसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। राज्यसभा की बात करें तो उसको प्रेसाइड कौन करेगा? उसको प्रेसाइड करता है चेयरमैन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो मैं बोल रहा हूँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये जो चुने जाते हैं इवन लोकसभा के अंदर से ही चुने जाते हैं, लोकसभा के अंदर से ही। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यानी ये राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, और जो इनको सैलरी एंड अलाउंस दिया जाता है लोकसभा के स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि वोटेबल नहीं होता है, इनको वोट नहीं करना पड़ता है, मतलब इनका फाइनल होता है। क्लियर? स्पीकर का जो भी कंडक्ट होता है ना, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। स्पीकर के कंडक्ट कुछ भी बोलते हैं भाई, कोरम नहीं है, शांत करने के लिए लोग को कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसके स्पीकर के कंडक्ट को आप क्या कर सकते? आप डिस्कस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर उनके खिलाफ मोशन चल रहा है कि भाई उनको रिमूव करने के लिए मोशन चल रहा है, तो आप तो डिस्कस करना ही पड़ेगा कि यार एक गलत करता था। अब क्लियर? एक और चीज़ है, ध्यान देना, अगर आपका मान लो लोकसभा डिजॉल्व हुआ, तो लोकसभा डिजॉल्व होता है सबसे, जब उनको फिर से इलेक्शन करना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर से जब तक इलेक्शन ना हो, ध्यान देना, डिजॉल्व होने के बाद ऐसा नहीं है स्पीकर का पोस्ट खत्म हो। स्पीकर का पोस्ट पता है कब खत्म होता है? जब तक नया स्पीकर ना आ जाए। इन सब सीजन में चलता रहता है। क्लियर ना? अब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो पोस्ट होता है वो कैसे टर्मिनेट होता है, किस किस कारण से टर्मिनेट होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्पीकर का सीट वैकेंट कब होता है? लाइट कटिए। देखो, सबसे पहला है अगर 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 उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दी तो। किसको देगा? प्रेसिडेंट को नहीं भाई, डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को देगा रेजिग्नेशन लेटर। पहला हमने देख लिया रेजिग्नेशन लेटर। सेकंड, अगर दूसरा क्या होगा? रेजिग्नेशन लेटर दी। अगर मान लो ऐसा हुआ कि वो, क्योंकि वो तो एमपी थे पहले, लेकिन मान लो अगर उनके एमपी वाले सीट को ही नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, तो
मान लो अगर उनके एमपी वाले सीट को ही नल एंड वॉइड करार दिया गया, मतलब वो मेंबर ही नहीं है। अब भाई जब लोकसभा के मेंबर नहीं है तो काहे के स्पीकर तो गए, क्यों नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट। मान लेंगे कि यार वो जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ पे धांधली हुई थी तो गए, इनका सीट ही नहीं गया, तो ठीक है। सेकंड है, तो अब इनको क्या किया जाएगा, इनको, हाँ, तब इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा ये मुझे बताना है भाई। रिमूव बहुत आसान है। रेजिग्नेशन हमने देखे थे, रिमूवल में सबसे पहले आपको 14 डेज का नोटिस देना होगा, 14 डेज का नोटिस देना होगा इनको रिमूवल का। उसके बाद उनको जो पास करते हैं वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना चाहिए। इफेक्टिव मतलब देखो ऐसा नहीं कि कितने प्रेजेंट है, टोटल मेंबर का 50% 1, जैसे 543 है उसका 50% +1, ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इससे पास होना चाहिए। और ये तो हो गया, यही है। और एक और चीज, क्या अगर आपने इसको सॉरी, अगर इनको, इनका जो मोशन चल रहा है, मान लो रिमूवल के लिए मोशन चल रहा है, तो क्या ये उस समय प्रेसाइड करेंगे, क्या वहां पे प्रेसिडेंट बने रहेंगे? नहीं भाई, प्रेसिडेंट नहीं बने रहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं भले ही बने रहेंगे, लेकिन हाउस के मेंबर तो है, तो हाउस के मेंबर है तो वोट तो देंगे ही देंगे। पता है नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन में वोट कैसे देते हैं पता है? नॉर्मल सिचुएशन में तभी वोट देते हैं जब वोट इक्वल आए, मतलब किसी लॉ के खिलाफ में पॉजिटिव में 100, मतलब साथ देने के लिए 100, और अपोजिशन में 100, जब ऐसा केस आए ना तभी जाके स्पीकर वोट देते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। जब इक्वल होता है ना तभी वोट देते हैं। इक्वालिटी, बिना इक्वालिटी के केस में वोट ही नहीं, कि क्या जरूरत है इनको वोट देने की, दे रहे सब अपना पास करवा दे रहे हैं। लेकिन अगर जब इक्वल हो गया तब स्पीकर के हाथ में जाता है कि अब दीजिए सर, आप जिसके साथ रहिएगा वही पार्टी, वही बिल पास होगा। क्लियर? लेकिन अगर ये स्पीकर नहीं है तो भाई वोट पहले ही दे देंगे, क्योंकि मेंबर तो है ना हाउस के, एक एमपी तो है ना भाई, तो वोट पहले ही दे देंगे। तो यहाँ हमने हो गया। और देख लेता हूँ और कुछ वोटिंग के बारे में हो गया, कास्टिंग वोट हो गया। और एक और चीज, जो हाउस होता है, लोकसभा के हाउस के मेंबर, हाउस क्योंकि पावर इन्हीं के पास होता है, लोकसभा के हेड होते हैं, तो हाउस में कैसे ऑर्डर को मेंटेन करना है इसका फाइनल पावर इन्हीं के पास है। और जो लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर होगा उसको मेंटेन, उसको इंटरप्रेट करने का फाइनल पावर भी इन्हीं के पास होगा, स्पीकर के पास ही। लोकसभा के स्पीकर के पास ही पावर होता है कि क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। क्लियर? इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मान लो सबसे पहले देखते हैं कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब है जितने टोटल मेंबर है 545, इसका 10% रख लो, 55 कम से कम। तो जब तक 55% प्रेजेंट नहीं होगा तब तक कोई भी बहस कुछ भी नहीं होगी, हाउस ही नहीं बैठेगी। तो जब तक कोरम नहीं हो, तो कोरम नहीं होता है तो क्या कर देते हैं, जब तक कोरम नहीं पूरा होता है तो एडजर्नमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सारा तो एब्सेंट है। क्लियर? तो ये लिखो है, इन द एब्सेंस ऑफ कोरम द स्पीकर एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज ए कोरम। कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज, स्पीकर का कोई भी कंडक्ट होता है ना, स्पीकर का कोई भी रेगुलेशन होता है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, इवन क्वेश्चन भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये लिखा हुआ आर्टिकल 1 to 2। क्लियर? कुछ स्पेशल पावर है जो स्पीकर के पास काफ़ी ज़्यादा है, इवन वो राज्यसभा के चेयरमैन से भी ज़्यादा पावर है। कौन कौन जो स्पेशल पावर है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक है ज्वाइंट मीटिंग होती है ना लोकसभा और राज्यसभा का, तो इसके चेयरमैन यही होंगे। ज्वाइंट सीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो इसके चेयरमैन यही होंगे, स्पीकर। तो आप बोलोगे भैया स्पीकर एब्सेंट है तो क्या चेयरमैन को बना दे? नहीं, स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन का तो कोई बात ही नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट की बात ही नहीं आता। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल को कौन डिसाइड करेगा? फाइनल पावर होता है मनी बिल को डिसाइड करने का, वो खुद करते हैं स्पीकर, यहाँ पे भी नहीं। क्लियर? और कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
while the office of a speaker is vacant or the speaker is absent from the sitting of the house, the deputy preside except when the resolution of, हाँ, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं डेप्यूटी का भी रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो भी नहीं बैठेंगे, तब फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे किसको बैठाया जाए। क्लियर। अब एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें जो आपके बुक में नहीं दिया है। देखो अब जैसे ही हम लोकसभा खत्म किया ना, राज्यसभा हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो रोल एंड फंक्शन क्या होता है स्पीकर और डेप्यूटी के, हेड और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा के, लोकसभा के हेड भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई भी सारा पावर एंड प्रिविलेज, बहुत सारे गार्जियन होते हैं, इवन पूरे कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के गार्जियन होते हैं, इनका डिसीजन फाइनल होता है कोई भी पार्लियामेंट्री मैटर में। और आपको बोलोगे भैया इनके पास पावर आता कहाँ से है, इनके पास कौन पावर दिया? भाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड लोकसभा का रूल्स एंड प्रोसीजर ने इनको पावर दिया, और लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये पूरा नाम है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से इनको पावर मिलता है। इवन जो इसको रूल्स एंड प्रोसीजर का फाइनल इंटरप्रेटर भी यही है। जैसे किसी लाइन में सब फंस गया कि क्या लिखा हुआ, तो यही फाइनल इंटरप्रेट करते हैं। डेकोरम कोरम को मेंटेन करने के इन्हें कास्टिंग वोट देते हैं, ज्वाइंट सीटिंग के हेड करते हैं। और ध्यान देना जो 10th शेड्यूल में जो मैंने बताया था ना, 10th शेड्यूल में जब डिटेंशन नहीं होता है तो इस फाइनल डिसीजन इन्हीं का रहता है डिस्क्वालिफिकेशन में। और इनका फाइनल डिसीजन ध्यान देना, डिस्क्वालिफिकेशन में जो फाइनल डिसीजन है ना, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं है? हाय है, 1992 के बाद क्या गया है, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया। क्लियर। और एक और देखो, 3 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कब? जब इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप बैठता है, मतलब इंडिया, बहुत सारे देशों का अगर पार्लियामेंट आ रहा है तो उसमें से हेड कौन बनेगा? इंडिया की तरफ से अगर जाना हो तो इंडिया की तरफ से हेड बनेंगे यही स्पीकर। क्लियर। और इंडिया के सारे लेजिस्लेटिव बॉडी का मीटिंग होना है तो वहां पे भी हेड यही होंगे। क्लियर। और हाँ, और ये ध्यान देना, पार्लियामेंट्री, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, तो अधिकतर पार्लियामेंट्री, ध्यान देना अधिकतर क्या, सारी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन यही अपॉइंट करते हैं, ध्यान देना। और 3 पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन खुद होते हैं, किस किस? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस, रूल्स, जनरल पर्पस, ये सारे कमेटी के हेड खुद होते हैं। क्लियर। तो राज्यसभा वाला हम डिस्कस कर ही लेते हैं, और क्योंकि राज्यसभा वाला बहुत कम है साथ साथ, क्योंकि हमारा सारा डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद सीधा हम प्रिविलेज डिस्कस करेंगे और उसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ध्यान देना। और एक कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्पीकर है जिनका नाम था GV मावलंकर। पहले स्पीकर जो ट्राइबल थे उनका नाम था PS शंगमा। पहले स्पीकर जो फीमेल थे उनके नाम थे मीरा कुमार। पहला डिप्टी स्पीकर जिनका नाम था अनंथा सयनम अयनकर। बाप रे बाप। क्लियर। अब उसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो कि राज्यसभा है उसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट किसी समय के लिए प्रेसिडेंट बन गए तो जो डेप्यूटी चेयरमैन हमने देखा था, जो वाइस चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं वाइस चेयरमैन, उसको बना दिया गया, उनको बना दिया जाएगा तब तक के लिए, तब तक उनको बना दिया जाएगा इसका मेंबर, इसका चेयरमैन। चलो। और हाँ, एक और चीज़, आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, ये इनका चेयरमैन पोस्ट से हटेंगे कब? जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटे तो चेयरमैन से भी हटे। क्लियर। और मनी बिल में कुछ नहीं बोल सकते, ज्वाइंट सीटिंग में कुछ नहीं बोल सकते, इसमें दोनों में स्पीकर का पावर बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, पहले आप देखो, पहले वाइस चेयरमैन कौन, पहले चेयरमैन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले डिप्टी चेयरमैन कौन है? SV कृष्णमूर्ति राव। और पहले डिप्टी चेयरमैन जो कि फीमेल थी, श्रीमती वायलेट अल्वा। क्लियर। ये है कुछ नाम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मनी बिल, फाइनेंस बिल,
और ज्वाइंट सीटिंग, फंडिंग, जो फंड वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। और जो लोग बोले ना इकॉनमी का जल्दी कराने के लिए, हाँ मैं कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, इस मंथ में सारा एंड हो जाएगा, मैं खुद कोशिश करूँगा, लेकिन अकेले सब कुछ करना होता है ना। इवन पीपीटी बनाना, क्योंकि जो फिजिक्स बचा हुआ उसका पीपीटी से ही कराना है, बायोलॉजी का भी पीपीटी से ही होता है, ज्योग्राफी भी पीपीटी से ही होता है। तो इस तरह इकॉनमी इतना डिसऑर्गेनाइज रूप से दिया है ना लूसेंट में, मैं क्या बताऊँ उसको। पूरे अच्छे से पीपीटी बना के आपके बिन बुक से ही पीपीटी बना के ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिसऑर्गेनाइज, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर अगर कोई बंदा सिर्फ पहली बार लूसेंट कर रहा है और इकोनॉमी समझ जाएगा तो बहुत बहुत फिर मतलब हैट्स ऑफ उस बंदे को। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, आज मैंने 2 वीडियो डाले हैं, एक बायोलॉजी और एक जो ब्लड वाला हमने डाला है वो। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को 11th या 12th का पॉलिटिकल साइंस करनी हो भी फ्री में, तो आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकता है। अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। 4 PM पे होता है 11th का, और उसके अलावा 7:45 पे होता है 12th का। जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं बता दूंगा, लेकिन रेगुलर चलती है। चलो मिलते हैं फिर। आज नहीं था, चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।